नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में धमाका, कई के घायल होने की खबर। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। हिरासत से छूटकर बोले बग्गा, पंजाब पुलिस ने मुझे न पटका पहनने दिया ना ही चप्पल। सीएम केजरीवाल को लेकर साधा निशाना। दिल्ली में उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुए जेपी नड्डा, बोले हम संस्कृति के रक्षक और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले बीआरओ ने दिखाया अपना इंजीनियरिंग कौशल, बुनियादी ढांचे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है संगठन। और कोरोना महामारी ने लोगों की बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में देश में मिले 3,805 नए केस, पिछले दिन से 60% का ज्यादा इजाफा, 22 मरीजों की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोक प्लांट में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझा रही हैं। बताया जा रहा है कि आग में झुलसकर कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम की डिप्टी कमिश्नर को टैग करते हुए कहा है कि जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने की खबर मिली है। जिला प्रशासन टाटा स्टील प्रबंध के साथ सामंजस्य बनाकर घायलों के त्वरित इलाज हेतु कार्रवाई कर रही है। 3 राज्यों की पुलिस लगने और 7 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा देर रात पंजाब पुलिस की हिरासत से रिहा हुए। अब रिहा होने के बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस उन्हें कैसे उनके घर से ले गई और पटका पहनने तक नहीं दिया गया। बग्गा ने कहा कि मुझे ना पटका पहनने का मौका मिला, ना ही चप्पल पहनने का मौका मिला और मुझे पुलिस जीप के अंदर फेंक दिया गया। अवैध तरीके से यह अपहरण पंजाब पुलिस द्वारा किया गया था। लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। निश्चित रूप से यह संदेश देने की कोशिश है कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है और इसे हम छोड़ेंगे नहीं। भाजपा दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का पीछा किया और नेशनल हाईवे खानपुर कोलिया के नजदीक रोक लिया गया काफिले को। और इस घटना से एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जो देर शाम तक चलता रहा। दरअसल ये सारा मामला शुक्रवार को दिल्ली में तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म कश्मीर फाइल के संदर्भ में ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया था। इसी संदर्भ में उनके खिलाफ पंजाब के मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। राजधानी दिल्ली में आयोजित उत्कर्ष महोत्सव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम संस्कृति के रक्षक हैं। जहां तक पीएम मोदी और हमारी पार्टी भाजपा का सवाल है, हम संस्कृति के रक्षक हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इसलिए हमारी विचारधारा जहां भी होगी वहां संस्कृत होगा। हमारी विचारधारा इसके साथ खड़ी रहेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय लेखों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि भाजपा की सरकार जब तक रहेगी और आगे भी आप लोग के सहयोग से चलती रहेगी, तब तक हमारी संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन के 63वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 6 दशकों से सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। 1960 में 2 प्रोजेक्ट से बढ़कर अब ये 18 प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज बीआरओ मित्र राष्ट्रों में भी अपनी सेवाएं देकर हमसे जोड़ने का काम कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सड़क संगठन ने अटल सुरंग का निर्माण करके पूरी दुनिया को अपना इंजीनियरिंग कौशल दिखाया। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों काफी महत्वपूर्ण होती हैं। बीआरओ अब तक 60,000 किलोमीटर सड़क, 850 पुल, 19 हवाई पट्टी और 4 सुरंगों का निर्माण कर चुका है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बीआरओ की सराहना करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना और सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का उदाहरण देते हुए सिंह ने कहा कि अब देश के समग्र विकास के लिए नया प्रवेश द्वार बन गया है। उन्होंने कहा शिक्षा हो या स्वास्थ्य,
व्यापार या खाद्य आपूर्ति, सेनाओं की सामरिक जरूरतें, उद्योग या सामाजिक आर्थिक प्रगति के अन्य कार्य सड़कों और पुलों की भूमिका में महत्वपूर्ण है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। यह शुक्रवार के केसों से करीब 7% ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत भी हुई है और इसके साथ ही देश में अब कुल मामलों का आंकड़ा 4,30,98,743 पर पहुंच गया है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 20,303 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मृतकों की कुल संख्या 5,24,024 हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन मरीजों ने बीते 24 घंटे में जान गंवाई है, उनमें से 20 की मौत केरल में हुई है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण कुल मामलों का 0.5% है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। संक्रमण की दैनिक दर 0.78% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.79% दर्ज की गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में धमाका, कई के घायल होने की खबर। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। हिरासत से छूटकर बोले बग्गा, पंजाब पुलिस ने मुझे न पटका पहनने दिया ना ही चप्पल। सीएम केजरीवाल को लेकर साधा निशाना। दिल्ली में उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुए जेपी नड्डा, बोले हम संस्कृति के रक्षक और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, बीआरओ ने दिखाया अपना इंजीनियरिंग कौशल, बुनियादी ढांचे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है संगठन। और कोरोना महामारी ने लोगों की बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में देश में मिले 3,805 नए केस, पिछले दिन से 7% का ज्यादा इजाफा, 22 मरीजों की मौत। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपने पूर्वी समुद्र की ओर से कम एक अज्ञात प्रक्षेपात दागा है। इस हफ्ते में यह उत्तर कोरिया का दूसरा प्रशिक्षण है तथा इससे संकेत मिलते हैं कि वह आने वाले हफ्तों में या महीनों में परमाणु परीक्षण कर सकता है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने भी अभी नहीं बताया है कि क्या यह जो बैलिस्टिक मिसाइल थी या कितनी दूर जाकर गिरी। गौरतलब है कि इससे 3 दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने बताया था कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपनी राजधानी प्योयांग में एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। यह ताजा परीक्षण उत्तर कोरिया का इस साल का 15वां मिसाइल परीक्षण भी हो सकता है। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि उत्तर कोरिया एक परमाणु स्थल पर सुरंगों को बहाल कर रहा है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वह परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण कर सकता है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बदलाव किया है। अब हर साल दिए जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब सिर्फ शपथ पत्र देखकर ही ईडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र को रेवेन्यू करा सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कहना है कि आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। अब जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल के लिए मान्य होगी। एक बार आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होने के बाद अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। यह 3 साल तक के लिए किया जा सकता है। आजम खां को लेकर बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। बीते दिनों जहां शिवपाल यादव आजम खां से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस नेता
आचार्य प्रमोद ने भी जेल जाकर आजम खां से मुलाकात की। हर कोई इन दिनों खुद को आजम खां के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज से कांग्रेसी नेता इरशाद उल्लाह ने आजम खां का एक पोस्टर वायरल किया है। इस पोस्टर के माध्यम से कांग्रेसी नेता इरशाद ने आजम खां को पार्टी ज्वाइन करने का भी न्योता दिया। इस वायरल पोस्टर की खास बात यह है कि इसमें इरशाद उल्लाह और आजम खां के साथ ही कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, आचार्य प्रमोद कृष्णम और अन्य नेताओं की भी तस्वीरें शामिल है। आजम खां समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता ने प्रयागराज में पोस्टर वायरल कर कहा है कि आजम खां बेगुनाह है और 2.5 साल से जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। अखिलेश यादव के परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या वह चुपचाप बैठते? कांग्रेसी नेता ने आगे कहा कि फर्जी मुकदमे में बंद आजम खां कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जेल में जाकर आजम खां से मुलाकात की और उनके परिवार से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। इरशाद उल्लाह ने कहा कि हम आजम खां से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे, वह सपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करें। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां मुसलमानों को हमेशा सम्मान और इज्जत और पद से नवाजा जाता है। कांग्रेस पार्टी आजम खां का साहब के साथ बराबर खड़ी हुई है। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी मामले में एक पक्ष अदालत पहुंच गया है। शनिवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पक्ष के वकीलों ने आपत्ति दाखिल कर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की अर्जी दी है। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने प्रतिवादी के अधिवक्ताओं का आवेदन स्वीकार कर लिया है। मामले में दोपहर 2 बजे से सुनवाई भी हुई। सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदले जाने की मांग को लेकर दाखिल किए गए वाद के दौरान कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी रही। मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल किए गए वाद का अधिवक्ताओं के एक गुट ने विरोध किया, जमकर नारेबाजी भी की गई। मसाजिद कमेटी पक्ष ने सर्वे कमिश्नर पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप भी लगाया है। शुक्रवार को भी सर्वे कमिश्नर और उनकी टीम का अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पक्ष में लोगों ने भारी विरोध किया था। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने दिया। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वे करे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव व इखलाक अहमद ने कहा कि हम कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। राउत ने शनिवार को कहा कि महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर ना तो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और ना ही वित्त मंत्री। देश व महाराष्ट्र के भाजपा नेता भी इस पर मौन है। राउत ने कहा कि भाजपा नेताओं को सिर्फ इस बात की चिंता है कि पंजाब व महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में शांति है, लेकिन कुछ नेता देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इस संबंध में कोई नीति बनाना चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में धमाका, कई के घायल होने की खबर। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। हिरासत से छूटकर बोले बग्गा, पंजाब पुलिस ने मुझे न पटका पहनने दिया ना ही चप्पल। सीएम केजरीवाल को लेकर साधा निशाना। दिल्ली में उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुए जेपी नड्डा, बोले हम संस्कृति के रक्षक और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले बीआरओ ने दिखाया अपना इंजीनियरिंग कौशल, बुनियादी ढांचे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है संगठन। और कोरोना महामारी ने लोगों की बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में देश में मिले 3,805 नए केस, पिछले दिन से 60% का ज्यादा इजाफा, 22 मरीजों की मौत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
बिजली देते रहिए, चाय पानी बाद में करें। गोरखपुर में बिजली व्यवस्था गड़बड़ हुई तो प्रदेश में गलत संदेश जाएगा। यह वीआईपी जिला है, बिजली रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था बनी रहे, इसका इंतजाम सभी अधिकारियों पर है और यह प्रतिक्रिया जिले के प्रभारी व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उस वक्त दी जब गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित बिजली घर के निरीक्षण के बाद अफसरों ने चाय पानी का ऑफर दिया। हालांकि मंत्री ने 8 मिनट में ही निरीक्षण खत्म कर दिया। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने शुक्रवार शाम 6:30 बजे बिजली निगम के प्रथम खंड के विश्वविद्यालय बिजली घर पहुंचे। उन्होंने फीडरों का निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता शहरी यूसी वर्मा व अधिशासी अभियंता प्रथम नवनीत पटेल ने एक जानकारी दी। मंत्रियों ने कहा कि बिजली घर में 3 बड़े फीडर हैं, सभी की आपूर्ति निर्बाध की जाती है। प्रभारी मंत्री बिजली घर के पास गए तो पुराना ट्रांसफार्मर दिख गया, इस पर मरम्मत करवाने की सलाह दी। मंत्री ने आपूर्ति की जानकारी चाही तो जवाब मिला कि क्षमता से कम बिजली ट्रांसफार्मर से दी जाती है, इससे फॉल्ट या दूसरे तरह की समस्याओं की संभावना कम रहती है, फिर भी मरम्मत कार्य करवा लिया जाएगा। इस दौरान अधीक्षण अभियंता यूसी वर्मा व सुरेश राम, विनोद कुमार, AK सिंह अधिशासी अभियंता भी मौजूद रहे। सिरसा शहरी क्षेत्र में बिजली और पानी समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगने से प्रदर्शनकारी भड़क गए और आगे बढ़ने का प्रयास किया, इसलिए पुलिस ने उनको रोका। इसके बाद भूशाह चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और डिप्टी सीएम आवास तक पहुंच गए। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया और प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी से तैयारियों की जानकारी ली। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनावी तैयारियों में लगाए गए अधिकारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव सामग्री की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कर ली जाए, सुरक्षा प्लान एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण को विशेषता ध्यान में रखा जाएगा, कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया जाएगा, नियमित रूप से रिपोर्ट प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मीडिया का भी सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के आयु वृद्धजनों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मतदान कर्मियों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग व EVM VVPAT की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा मतदान स्थलों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही सामग्री की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र को सुनियोजित व्यवस्था की तरह चलाया जाएगा। सीविजिल ऐप पर निरंतर जो है निगरानी बनाए रखें। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार, अनुसरण समिति के नोडल अधिकारी मनमोहन मैनाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिला निर्वाचन अधिकारी चंपावत, पुलिस अधीक्षक चंपावत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंपावत भी मौजूद रहे। श्रीनगर के अली जान रोड स्थित एवा ब्रिज पर आतंकियों ने पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार को गोली मार दी, इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। आतंकी हमले की सूचना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। आतंकियों की तलाश के लिए श्रीनगर के कई इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। घायल पुलिसकर्मियों के भाई ने बताया है कि सुबह 7 बजे वह ड्यूटी के लिए निकले थे। 10 मिनट बाद उन्हें घटना की जानकारी फोन से मिली। वह पुलिस विभाग में चालक के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि उनके भाई ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। घाटी में इस तरह की गलत जो है कायराना हरकत आए दिन हो रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल पुलिस कर्मी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। मुंबई में लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं। मुंबई की बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में 2 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक स्पीकर अगर कोई भी बजाता है तो उसे तय किए डेसिबल के नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन मुंबई की 2 मस्जिदों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके आरोप में पुलिस ने बांद्रा की नूरानी मस्जिद और सांता क्रूज की कब्रिस्तान मस्जिद पर केस दर्ज किया है। बांद्रा की नूरानी मस्जिद के मैनेजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करने का आरोप है। इस वजह से बांद्रा पुलिस ने मस्जिद के मैनेजमेंट के खिलाफ IPC की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37, 135 और ध्वनि
प्रतिबंध नियम की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया है। तो वहीं सांता क्रूज पुलिस ने लिंक रोड पर स्थित कब्रिस्तान मस्जिद से जुड़े लोगों के खिलाफ भी नियमों की अनदेखी के आरोप में मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र में इन दिनों लाउड स्पीकर पर विवाद जोरों पर है और इसको लेकर कई बवाल भी हो चुके हैं। ताजा मामला एमएनएस चीफ राज ठाकरे से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने का अल्टीमेटम दिया था, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने की उन्होंने चेतावनी भी दी थी। अगर नहीं किया गया तो राज्य में सभी मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हुए। साथ ही ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। तो वहीं सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कराने की बात कही थी, जिसके बाद उनको राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में धमाका, कई के घायल होने की खबर। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। हिरासत से छूटकर बोले बग्गा, पंजाब पुलिस ने मुझे न पटका पहनने दिया ना ही चप्पल। सीएम केजरीवाल को लेकर साधा निशाना। दिल्ली में उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुए जेपी नड्डा, बोले हम संस्कृति के रक्षक और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले बीआरओ ने दिखाया अपना इंजीनियरिंग कौशल, बुनियादी ढांचे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है संगठन। और कोरोना महामारी ने लोगों की बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में देश में मिले 3,805 नए केस, पिछले दिन से 7% का ज्यादा इजाफा, 22 मरीजों की मौत।